देखें, आज हम ना एमसीपी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊं, रिपॉजिटरी के अंदर हम एजेंटे आई के अंदर 03 एआई प्रोटोकॉल के अंदर 01 एमसीपी के अंदर है। एमसीपी के अंदर जो है वो यहाँ पर एचटीटीपी जो थ्योरी है 01 ये हम पढ़ चुके हैं। 02 रेस्ट हम पढ़ चुके हैं। 03 जेसन आरबीसी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें फंडामेंटल्स को पढ़ना है। तो फंडामेंटल्स जो है इसको मैंने अलग से ओपन कर लिया है। इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको एक रीडमी की फाइल मिलती है। ठीक है, और एक मिलती है आपको इंट्रोडक्शन एमसीपी कोर्स लेसन पीडीएफ। तो ये जो पीडीएफ है उन्होंने ये बताया था अपनी वीडियो में कि इस पीडीएफ से अगर आप तैयारी करें तो आप एग्ज़ाम की भी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं आपको वैसे ही इसकी शक्ल दिखा देता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड करके, चलें जब तक ये खुल रहा है मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इससे कुछ सवाल बना लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ है, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। और ये उसी पीडीएफ से जो है बनाया मैंने। बाकी ये अभी लोड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसको मैंने डाउनलोड करके क्लाउड को दे दिया था, उससे मैंने 50 एमसीक्यूज बनवा लिए इससे। तो इन्होंने ये कहा था अपने वीडियो में कि इससे आप तैयारी कर सकते हैं टेस्ट की। ठीक है, अच्छा ये रीडमी की फ़ाइल है। रीडमी की फ़ाइल को हम पढ़ेंगे और फिर हम अपने टूल्स यहाँ पर क्या क्या है। देखें, फंडामेंटल में तीन चीज़ें आती हैं। तीन चीज़ों में क्या क्या है, एक है आपका टूल, एक है रिसोर्स, और एक है प्रॉम्प्ट। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इन तीनों को आपको सर्वर में बनाना है और क्लाइंट से कॉल करना है। क्या करना है, सर्वर में बनाना भी है और क्लाइंट से इनको कॉल भी करना है, तीनों को। तो और क्लाइंट एक है नहीं, क्लाइंट जो है वो पोस्टमैन भी है। क्लाइंट जो है वो पाइथन के रिक्वेस्ट का पैकेज भी है। और क्लाइंट जो है वो एमसीपी क्लाइंट भी है। और क्लाइंट जो है वो एमसीपी क्लाइंट हो गया, पाइथन रिक्वेस्ट हो गई, और पोस्टमैन भी हमने कर लिया ना। ठीक है, तीन क्लाइंट। अच्छा, तो ये हमें करना है। इसमें देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर है टूल, टूल और टूल। फिर है यहाँ पर एमसीपी का क्लाइंट। फिर है यहाँ पर रिसोर्स और प्रॉम्प्ट। फिर यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला पीडीएफ। और है यहाँ पर readme.md। तो हम readme.md से स्टार्ट करते हैं। readme.md में है कि MCP fundamental primitives master the core building block of model context protocol. MCP is not just enhancing desktop application with agentic functionality. It is about exposing reusable tool and resource to build agentic microservices. Watch. Model context protocol is a communication layer for agent context and tool, so you don't have to write a bunch of tedious integration। ये याद रखिएगा यहाँ से। एंड टूल, सो यू डोंट हैव टू राइट, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा टूल को और उसको इंटीग्रेट जो आप करते थे अपने किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एमसीपी के अंदर बनाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टूल को बना सकते हैं एमसीपी के अंदर। ठीक है, यूज़ इट टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ टूल डेफिनेशन। आपके जो फ्रेमवर्क के अंदर टूल का एक बर्डन होता था, जो टूल बनाते थे तो टूल का लोड भी आपके प्रोग्राम में ही होता था। अब आपने उसको शिफ्ट कर दिया एमसीपी सर्वर पर। ठीक है, इफ़ गिटहब हैव MCP server and my agent have to manage some GitHub actions, why return them again। तो वो कह रहे हैं कि अगर GitHub ने एक MCP सर्वर के अंदर टूल्स लिख कर रख दिए, और अगर आपको अपने GitHub को मैनेज करना है एजेंट से, एजेंट की हेल्प से, तो फिर आप दोबारा से अपने फ्रेमवर्क में टूल क्यों बना रहे हैं और उसके अंदर एपीआईज क्यों लगा रहे हैं। आप जो है वो सिंपल गिटहब ने जो अपना बना के रखा है एमसीपी सर्वर, वो एजेंट को दे दें, और आपका एजेंट जो है वो गिटहब के एमसीपी सर्वर को यूज़ करके आपके गिटहब को मैनेज कर देगा। तो ये क्या चीज़ है,
ये एमसीपी सर्वर का यूज़ है। लाइक कंपनीज प्रोवाइडिंग एपीआई, जैसे कंपनी एपीआई आपको देती है ना, नाउ दे विल लाइक क्रिएट एमसीपी इम्प्लीमेंटेशन। अब वो सारी एपीआई जो भी है, उसको एक फंक्शन बनाकर एमसीपी के टूल में रखकर अब आपको देंगे। अब एपीआई जो देते थे वो आपको एमसीपी अपने बनाकर देंगे। इट ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक विद सम कीवेट, द क्लाइंट एंड सर्वर कैन कम्युनिकेट ओवर डिफरेंट प्रोटोकॉल। देखें, जब आप एच की बात करें ना, तो एच का एक बिहेवियर होता है। वो क्या करता है, आप उसको एपीआई कॉल की रिक्वेस्ट देते हैं, वो एपीआई का रिस्पॉन्स सर्वर से आपको वापस करता है। ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल हमने क्या पढ़ा था कि डाटा को इंटरनेट पे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो एच जो है आपका, वो एक तरीका है, रिक्वेस्ट को भेजने का एक तरीका है। लेकिन एक और तरीका भी है इससे सिमिलर, जो कि है वेब सॉकेट। वेब सॉकेट क्या होता है, वो ज़्यादातर इस स्ट्रीमिंग के लिए आप यूज़ करते हैं, या लाइव मैसेजिंग चैट एप्लीकेशन के लिए भी आप यूज़ करते हैं। तो वेब सॉकेट जो है वो एक अलग तरीका है, और एच जो है वो एक अलग प्रोटोकॉल है। तो जब आपको एच से बात करनी है, जैसे कि एक क्लाइंट आया, उसने उस वो एच से ही रिक्वेस्ट करता है, तो आपका सर्वर एच वाला है तो वो उसको जवाब दे देगा। एक क्लाइंट आता है, वो वेब सॉकेट से रिक्वेस्ट करता है, अगर आपका सर्वर एच वाला है तो वो उसको जवाब नहीं दे पाएगा। ये मसला जो है ना, ये इसके अंदर नहीं है, एमसीपी के अंदर। एमसीपी क्या है, ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक है। मतलब आपका सर्वर जो है ना, चाहे क्लाइंट एचटीटीपी से रिक्वेस्ट करे, या वो वेब सॉकेट से, मतलब स्ट्रीमिंग वाली रिक्वेस्ट करे या सिंपल वाली रिक्वेस्ट करे, जो भी करे, दोनों को आपका एमसीपी सर्वर जो है वो हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि सर्वर कैन कम्युनिकेट ओवर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। वेब सॉकेट भी एक अलग प्रोटोकॉल है, एफटीपी एक अलग प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी एक अलग प्रोटोकॉल है। तो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक है। ये बात समझ आ गई। नीचे आते हैं, दिस मॉड्यूल इंट्रोड्यूस द थ्री फंडामेंटल प्रिमिटिव्स। तो इसमें क्या है, तीन फंडामेंटल चीज़ें हैं, जिसमें एक है टूल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यही वो टूल है जो आप एपीआई के अगेंस्ट देखें। एपीआई बहुत काम की चीज़ थी, एपीआई अभी भी काम की चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। एपीआई जो है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इससे आप किसी भी कंपनी के बनाए हुए फीचर को वो जब दुनिया के साथ शेयर करते हैं तो वो एपीआई देते हैं आपको, है ना। जैसे देखें, फूड पांडा है, बाइकिया है, इनड्राइव है, इनके एप्लीकेशन में जो मैप आ रहा होता है, तो वो मैप खुद तो नहीं बनाते हैं ना ये लोग। ये क्या करते हैं, गूगल मैप की एपीआईज को इंटीग्रेट करवाते हैं। तो जब ये इंटीग्रेशन करवाते हैं तो मतलब गूगल मैप वालों ने अपनी एपीआई दी और उसको इंटीग्रेट करा लिया इन्होंने। तो ऐसे ही दुनिया की कोई भी कंपनी क्या करती है, अपने फीचर को जब दुनिया के साथ शेयर करती है तो एपीआई के जरिए करती है। तो अब एपीआई के अगेंस्ट में वो क्या बना रहे हैं, एमसीपी सर्वर के टूल्स बनाएंगे। ठीक है, और टूल्स, अगर आप जैसे कि कुछ फाइलों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो टूल तो फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन बहुत मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं आपके लिए। आपके रिक्वेस्ट ले भी सकता है, आपको वापस भी जवाब दे सकता है। फंक्शन का काम होता ही है रिटर्न करना, फंक्शन को चलाना। तो रिसोर्स क्या है, रिसोर्स मतलब किताबें पढ़ना। रिसोर्स के मतलब है किताबें पढ़ना, और प्रॉम्प्ट के मतलब है जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं ना, कि कोई भी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं आप एआई के लिए, जिसमें कॉन्टेक्स्ट आप उसको देते हैं, आप उसको बताते पर्सोना बताते हैं आप उसको, तो वो सारी चीज़ें जो आप बता रहे होते हैं वो प्रॉम्प्ट में बताते हैं। तो कुछ जिसने एमसीपी बनाया है उसको पता है ना कि अच्छा प्रॉम्प्ट कैसा होगा, मेरे एमसीपी के टूल को यूज़ करने के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट कैसा होगा। भाई जिसने एमसीपी सर्वर को बनाया उसी को पता है कि किस तरह आप लिखेंगे तो आपका जो प्रॉम्प्ट है वो अच्छा होगा। अब एक यूज़र आता है, वो प्रॉम्प्ट अपना लेकर आता है, आप उसको कहते हैं कि हमारे बने हुए प्रॉम्प्ट को यूज़ कर लो, तो वो आपके बने हुए प्रॉम्प्ट को यूज़ करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो अपना भी लिख सकता है, उसको अपना लिखना है अपना लिखे। हमारे बने हुए प्रॉम्प्ट को वो यूज़ करना चाहते हैं, वो हमारे बने हुए प्रॉम्प्ट को यूज़ कर ले। हो सकता है आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पहले से प्रॉम्प्ट बना के रख दिया हो,
वो पहले प्रॉम्प्ट की लिस्ट चेक करेगा कौन कौन से प्रॉम्प्ट अवेलेबल हैं, उसको उनमें से किसी एक को यूज़ कर लेगा। नहीं करना है यूज़ ना करे, अपना प्रॉम्प्ट खुद लिख ले वो। तो क्या है, प्रॉम्प्ट के मतलब है प्रॉम्प्ट, रिसोर्स के मतलब है किताबें पढ़ना। किताबें मतलब डॉक्यूमेंट बोल रहा हूँ मैं, ऐसे सादे ज़बान में बोल रहा हूँ, किताबें पढ़ना मतलब डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कैन बी आपकी पीडीएफ, आपका जो एक्सेल की फाइल, आपके वर्ड की फाइल, आपके टेक्स्ट की फाइल। तो रिसोर्स में वो सब आ जाता है। तो वो मैंने क्या बोला, किताबें पढ़ना। और टूल्स मतलब फंक्शन है। फंक्शन जो है वो पता ही है ना, सिंपल फंक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंक्शन बनाओ फंक्शन चलाओ। ये होता है, फंक्शन बनाओ फंक्शन चलाओ। तो टूल, रिसोर्स और प्रॉम्प्ट, ये तीन फंडामेंटल्स हैं किसके, एमसीपी सर्वर के। तो यू विल लर्न टू बिल्ड एमसीपी सर्वर टू एंड क्लाइंट। आप एमसीपी सर्वर को भी बनाना सीखेंगे और एमसीपी सर्वर, सॉरी, एमसीपी क्लाइंट को भी बनाना सीखेंगे। ये कौन है, ये है वो जिसके पास टूल, रिसोर्स, प्रॉम्प्ट होते हैं। ये कौन है, ये कोई भी हो सकता है। फिलहाल एमसीपी, देखें इस यहाँ क्लाइंट का चक्कर समझें पहले। क्लाइंट क्या है कि आपका पोस्टमैन भी था। हर वो चीज़ जो एचटीटीपी की रिक्वेस्ट कर पाता है वो क्लाइंट बन सकता है। क्यों, क्योंकि आपके एमसीपी को बनाया गया है जेसन आरपीसी के ऊपर, है ना। कल ही तो पढ़े हमने, जेसन आरपीसी के ऊपर बनाया गया आरपीसी। और हमने ये भी पढ़ा कि जेसन आरपीसी जो है वो अपने टॉप ऑफ द लाइन में दिख रहा है, अंदर तो इसके एचटीटीपी की रिक्वेस्ट ही चल रही है। अंदर क्या चल रही है, एचटीटी मतलब देखें, पोस्ट का मेथड यूज करता है जेसन आरपीसी, पोस्ट वाला मेथड, कल ही हमने इसको देखा है। और उसको जेसन की बॉडी लेकर जाता है वो। और हमने कल डिटेल में देखा था कि रिजल्ट, एरर, ये सब उसके अंदर आ सकते हैं जेसन आरपीसी में। तो वो पोस्ट का मेथड है तो एचटीटीपी का ही ना। तो इंटरनल मैकेनिज्म में एचटीटीपी है जो कि सबसे बॉटम लेयर के अंदर है छुपा हुआ। एचटीटीपी ही है, उसकी एक एडवांस शक्ल हमने बना दी जेसन आरपीसी। और जेसन आरपीसी यूज हो रहा है एमसीपी में। तो मतलब एचटीटीपी को यूज कर पाता था मेरा पोस्टमैन, तो एमसीपी के रिक्वेस्ट को भी कर पाएगा एज अ क्लाइंट। नहीं समझ आई बात आपको। सर, एमसीपी इधर एमसीपी सर्वर भी बना रहे हैं और एमसीपी क्लाइंट भी हो जाएगा। दोनों अलग अलग हैं। जो सर्वर बना रहे हैं एज अ मालिक, एज अ ओनर आप बना रहे हैं, एज अ कस्टमर आप उसको चलाएंगे। तो हम मतलब अभी कभी हम ओनरशिप लेंगे अपनी टूल, रिसोर्स और प्रॉम्प्ट के, एज अ सर्वर बन के। सर्वर, कभी हम सर्वर की तरह एक्टिंग करेंगे, कभी हम एज अ एक्ट करेंगे कस्टमर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको मिलाइएगा मत आपस में। एमसीपी दोनों देता है आपको, आपको सर्वर भी बनाने की फैसिलिटी देता है, आपको क्लाइंट बनाने की भी फैसिलिटी देता है। लेकिन क्लाइंट ना, सिर्फ आप एमसीपी क्लाइंट को यूज करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको ही यूज करके आप क्लाइंट बना सकते हैं। क्लाइंट और भी हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो एचटीटीपी की एपीआई की रिक्वेस्ट कर पाता है ना, वो क्लाइंट बन सकता है। जैसे कि पोस्टमैन बन सकता है, जैसे कि थंडर क्लाइंट बन सकता है, थंडर क्लाइंट भी बन सकता है। जैसे कि आपकी पाइथन की फाइल के अंदर रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी, वो भी आपका क्लाइंट बन सकता है। जैसे कि ये भी, ये कह रहे हैं ना एमसीपी वाले भी आपको क्लाइंट का कोड देते हैं, तो इनके कोड को भी चेक करेंगे। समझ आ रही है बात। कभी आप ओनर बनेंगे अपने टूल, रिसोर्स, प्रॉम्प्ट के, और कभी आप उसको ही अपने, जो जिस चीज़ को आपने बनाया है उसको कस्टमर बनकर यूज़ भी करेंगे। तो ये दो तो अलग सर, अलग। एमसीपी सर्वर और एमसीपी क्लाइंट दोनों जो है जेसन आरपीसी पे ही काम करेंगे हम लोग, जी या हाँ, करना चाहिए या। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये इस देखें, जेसन आरपीसी तो है ही है। आपको एमसीपी, चाहे आप हैं टूल वाले या आप हैं मतलब आप हैं सर्वर वाले या आप हैं क्लाइंट एमसीपी के, जेसन आरपीसी को ही, यही प्रोटोकॉल है, इसी से बात कर सकते हैं। एक ऐसा घर है, एक ऐसा घर है जिसके पास सिर्फ एक ब्रिज है। उस ब्रिज के अलावा यहाँ पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है।
तो अगर आपको आना है ना तो आप आएंगे इस ब्रिज को फॉलो करके। ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज जेसन आरपीसी है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जेसन आरपीसी के अलावा आप जो है वो इससे रिक्वेस्ट कर पाएं, क्योंकि ये इसी प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे तो एमसीपी के सर्वर तक पहुंच पाएंगे आप। तो ये एक ऐसा ब्रिज है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सवाल है तो पूछें, वरना आगे चलते हैं। जी सर। This module introduce the three fundamental primitives: tool, resource, prompt. You will learn to build MCP server and client using Python के SDK से भी, और प्रैक्टिकल कोड ड्रिवन एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है कि आप सीखेंगे नीचे। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लर्निंग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट का जो सेटअप है उसको कैसे करेंगे। आप इस्टेब्लिश करें, आप एक हेलो एमसीपी सर्वर को, यहाँ पर कोड रख दिया गया है आपके लिए, आप इस कोड में जाकर देख लें, या इसमें जाकर देख लें। इसमें भी टूल बनाने का तरीका है, इसमें भी टूल बनाने का तरीका है, इसके अंदर क्लाइंट बनाने का तरीका है, इसके अंदर रिसोर्स बनाने का तरीका है, और इसके अंदर प्रॉम्प्ट बनाने का तरीका है। ठीक है, तो हम वो एक एक करके देखेंगे अभी। बाकी टूल क्या है, टूल जो है, हाँ ये एक एमसीक्यूज हो सकता है, ये हो सकता है एमसीक्यूज, मुझे लगता है ये होगा कि टूल जो आप बनाते हैं एमसीपी सर्वर के अंदर, जो टूल बनाते हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है। उसका कंट्रोल होता है एजेंट के पास। उसको कौन यूज करता है, एआई डिसाइड करता है कि टूल को यूज करना है या नहीं करना है। रिसोर्स जो होते हैं उसका कंट्रोल किसके पास होता है, उसका कंट्रोल, क्योंकि रिसोर्स एक किताब है, किताब जो है वो आपके किसी कंप्यूटर में सेव है या सर्वर में सेव है, तो वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर वो डाटा होता है। आपकी एप्लीकेशन डिसाइड करती है कि वो जो मैंने अपने कंप्यूटर में या डिस्क में सेव किया हुआ है उसको मैं लेकर आऊं या नहीं लेकर आऊं। तो ये इसका कंट्रोल एप्लीकेशन के पास है। टूल को कौन कंट्रोल कर रहा है, एआई डिसाइड कर रहा है कि चलाना है कि नहीं चलाना है। एप्लीकेशन रिसोर्स को, मतलब किताबों से इंफॉर्मेशन शेयर करना है या नहीं करना है, वो एप्लीकेशन डिसाइड कर रही है। और जो प्रॉम्प्ट है, आपने काम काम के प्रॉम्प्ट लिख कर रख दिए, तो वो यूजर जो क्लाइंट है, ये देखें हम तो अभी सर्वर की साइड पर खड़े हुए हैं, हम तो अभी सर्वर की साइड पर खड़े हुए हैं। ये जो क्लाइंट है, ये तो कोई भी हो सकता है ना, आपने देखा इतने सारे क्लाइंट। तो वो देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट पहले से क्या क्या लिख कर रखा हुआ है सर्वर ने। तो ये वो है प्रॉम्प्ट की लाइब्रेरी, वो देख सकते हैं। हम लिख देंगे काम काम के प्रॉम्प्ट उनके लिए, जो हमें लगता है कि क्या पता उसको ज़रूरत हो इन प्रॉम्प्ट्स की, तो वो हम लिख कर रख देंगे। तो ये क्लाइंट यूज़ करेगा, ये हमारा एजेंट यूज़ नहीं करेगा। ये अच्छा, एजेंट भी एक क्लाइंट ही है, तो क्या पता एजेंट यूज़ कर ले, लेकिन एजेंट क्लाइंट कोई भी हो सकता है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लाइंट कोई भी हो सकता है, सर्वर एक ही है। सर्वर के अंदर तीन चीज़ें हैं, क्या है, टूल, रिसोर्स, प्रॉम्प्ट। टूल के मतलब फंक्शन रखना जिसमें एपीआई चलेगी, रिसोर्स के मतलब किताबें, और प्रॉम्प्ट के मतलब पहले से जो लिखकर प्रॉम्प्ट रख दिया आपने, काम काम के अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट आपने लिख कर रख दिया। ये तीन चीजें सर्वर के अंदर होती हैं, और यही फंडामेंटल है इसके। उनका कंट्रोल किसके पास होता है, टूल एआई डिसाइड करते हैं, रिसोर्स एप्लीकेशन डिसाइड करती है, और प्रॉम्प्ट यूजर डिसाइड करता है। तो ये जो है ना एमसीक्यूज हो सकता है। उसके बाद जो है क्विक स्टार्ट में आप आ जाएं, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेटअप करने का तरीका बताया है यहाँ पर, और डिप्लॉयमेंट टूल डिप्लॉय कैसे करना है, रिकमेंडेड टूल, और बाकी सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड बताई गई हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं इनके मुताबिक। आप यहाँ से स्टार्ट करें 01 से, 01 को हमने ओपन किया है। यहाँ पर हेलो एमसीपी सर्वर है। हेलो एमसीपी सर्वर में बताया गया है एमसीपी के बारे में, और यहाँ पर अ, कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है कि पाइथन जो है आपका, वो वर्जन कौन सा होना चाहिए अगर आप एमसीपी को यूज़ कर रहे हैं तो 3.12 के ऊपर का। पाइथन 3.12 के ऊपर का वर्जन आपके पास होना चाहिए अगर आप एमसीपी को यूज़ करना चाह रहे हैं, 3.12।
ये भी देखें। अब पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ एमसीपी कंप्लाइंट सर्वर। देखें, एमसीपी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से एक फास्ट एमसीपी का भी तरीका है पाइथन वालों के लिए। फास्ट एमसीपी निकला है फास्ट एपीआई को कॉपी करके। ये जो फास्ट एपीआई है, ये इससे बड़े आसानी से आप पाइथन में एपीआईज बना सकते हैं। तो उसी को फॉलो करके फास्ट एमसीपी को बनाया गया है। और ये फास्ट एमसीपी से आप बनाए तो आप भी पाइथन में फटाफट से एमसीपी सर्वर बना सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि आप पाइथन लाइब्रेरी डिजाइन टू सिंप्लीफाई क्रिएशन ऑफ एमसीपी सर्वर, इट हैंडल। और बाकी यही है, इसमें काम की चीज़ यही थी, ये याद रखना है आपको। सर्वर का मेटा डाटा किसी का भी हो, इंफॉर्मेशन ही तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही होता है ना। सर्वर का मेटा डाटा क्या करेगा? प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वर, ठीक है। यूवी इनिट करेंगे और ये सब करेंगे, उसके बाद जो है फिर आप पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। और फिर आप इस तरीके से अपने एमसीपी के सर्वर को चलाएंगे। आए देखते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये बता रहे हैं ना, वैसे वैसे हम चला के देखते हैं। तो एक फोल्डर बनाते हैं। एम सी पी सर्वर टेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं खोलता हूँ अपने वीएस कोड में और फॉलो करूंगा डॉक्यूमेंट को जैसे वो बता रहे हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि पैकेज इंस्टॉल करने, पैकेज को इंस्टॉल करने कहा है डॉक्यूमेंट ने। कौन से पैकेज को? एमसीपी को। यूवी कॉन और एच सी ये दोनों तो ना एमसीपी के अंदर ही आ जाते हैं। तो अलग से इन दोनों को करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, यूवी ऐड एमसीपी। लेकिन यूवी जो है वो पैकेज मैनेजर है, पहले उसका एक एनवायरनमेंट पूरा बना लें, उसके बाद फिर हम कहेंगे ना पैकेज को इंस्टॉल करने। तो आइए ज़रा यूवी के एनवायरनमेंट को बना लेते हैं। यूवी का एनवायरनमेंट कैसे बनता है? यूवी इनिट इनिट। डॉट, ठीक है। तो यूवी का जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ें हैं वो आ गई हैं यहाँ पर। और मेन डॉट पी वाई की फाइल को अगर आप चला देना कि यूवी रन मेन डॉट पी वाई, तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट भी खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है और फाइल भी चल के आपको पता चल जाता है कि ये रनिंग मोड में हेलो फ्रॉम एमसी। ये जो टेक्स्ट है ये इस फाइल के अंदर का टेक्स्ट है, इस फाइल के अंदर लिखा गया है ये। चलें ठीक है, हमारे मेन डॉट पी वाई की जो फाइल है, इसको इसका पूरा कोड हम मिटा देते हैं। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी है, सब कुछ है। और एक वैसे ही मतलब मुतमईन होने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट पी के बटन को क्लिक करके सेलेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर जाकर रिकमेंडेड वाले को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरे इसी फोल्डर के वर्चुअल एनवायरनमेंट को सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, वैसे तो हो ही जाता है, आप यहाँ से आके कर लें। उस दूसरा तरीका क्या होता है, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट खोलें, स्क्रिप्ट खोलें, एक्टिव के कॉपी रिलेटिव पाथ को कॉपी करके टर्मिनल पर आकर यहाँ पर ऐसे पेस्ट करके चला दें, एक ही बात है। ऐसे कर दें वैसे कर दें, एक ही बात है। हर तरीके से मैं मुतमईन हो गया, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट भी सेट है, यूवी का प्रोजेक्ट भी बन गया। अब आए उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो कह रहे हैं एमसीपी को इंस्टॉल करने, तो एमसीपी को इंस्टॉल कर लेते हैं। कैसे होगा? यूवी एड एमसीपी, एंटर। रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, मैंने एमसीपी के पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है? अब टूल बनाने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखते हैं ना क्या कह रहे हैं।
वो कहते हैं भाई कि आप आके ना ये कोड लिख दें तो हो जाएगा आपका, सर्वर स्टार्ट होगा, टूल नहीं बनेगा, अभी सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, होगा खाली सर्वर हमारा। सर्वर के अंदर तीन चीजें बना सकते हैं हम, टूल, रिसोर्स, प्रॉम्प्ट, तीनों ही यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहे, अभी सर्वर बनाने का कोड है। तो सर्वर बनाने का कोड करते हैं कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि फ्रॉम एम सी पी। अच्छा, ये जो एम सी पी है, इसको जब आप डॉट लगाएंगे तो आपको नजर आएगा कि सर्वर बनाने के लिए सर्वर वाले मॉड्यूल के पास जाना है, वरना एमसीपी के पास क्लाइंट भी है। लेकिन अभी हम क्लाइंट नहीं है, अभी हम कौन है, सर्वर है। तो हम सर्वर के अंदर जाते हैं, आज सर्वर के मॉड्यूल में चलते हैं, और भी है, टाइप्स भी आए हैं इसके अंदर, शेड भी है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें सर्वर चाहिए, तो सर्वर के मॉड्यूल में जाएं। अब फिर डॉट लगाएं तो देखें यहाँ पर इसमें और 10,000 चीज़ें हैं, वेब सॉकेट और ये सारे, मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं आप इसको, अलग अलग। तो इसमें से हमें क्या चाहिए, इसमें से हमें चाहिए फास्ट फास्ट एमसीपी। एमसीपी। ये उठा लिया हमने। अच्छा, अब आप इसके फाइल के अंदर है, इस फाइल के अंदर से आप इंपोर्ट करके लाएं, एक क्लास बनी हुई होगी, उसका नाम है क्या, फास्ट एमसीपी की क्लास। ये क्लास, जब भी हम ऐसे, आपको पता है कि जब भी ऐसे क्लास को जब हम मंगवाते हैं तो फिर क्या करते हैं, इंस्टेंशिएट करवाते हैं। तो आज इंस्टेंशिएट करवा लेते हैं, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि ऐसे ही होता है इंस्टेंशिएट। एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या नाम रखूं, एमसीपी ही नाम रख देते हैं इसका, एमसीपी है, मैं तो इसका नाम ताहा भी रख सकता था, है ना, लेकिन एमसीपी रख दिया मैंने। तो एमसीपी, फास्ट एमसीपी को मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, इंस्टेंशिएट। ये कह रहा है कि आप इसको नाम दे दें तो बेहतर होगा, या इसको कुछ भी मत दें तब भी चलेगा। मतलब पाइप सिंबल के मतलब ये होता है, एक तो दोनों ब्लू है, मतलब इन दोनों में से एक दे दें। तो यहाँ पर इसने बोला कि नाम दे दें, या फिर पाइप के मतलब होता है और, या फिर कुछ भी मत दें। तो मैं कह रहा हूँ नाम दे देते हैं, है ना। तो नेम इज इक्वल टू माई एम सी पी, ये मैंने नाम रख दिया इसका, माई एम सी पी सर्वर कर देते हैं, सर्वर। चलें, तो नाम दे दिया, इसने बोला था इसलिए नाम दे दिया। अब इंस्टेंशिएट जब भी होता है उसकी सारी की सारी पावर उठ के कहाँ जाती है, जब भी कोई क्लास आप इंस्टेंशिएट करते हैं, ये एमसीपी की क्लास इंस्टेंशिएट हमने की है, इसकी सारी की सारी जो भी पावर्स हैं वो उठ के इस वेरिएबल के अंदर आ चुके हैं। तो अब उस वेरिएबल के पास पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ है। तो आए जरा इस वेरिएबल पर डॉट लगाकर ना इसके अंदर की चीजें बाहर निकालते हैं, एम सी पी डॉट। देखें कितनी सारी चीजें आ गई, ऐड प्रॉम्प्ट, ऐड रिसोर्स, ये वो सारे वो है ना मेथड्स वगैरह, जिससे आप टूल, प्रॉम्प्ट, रिसोर्स सब बनाते हैं। अब भी मुझे क्या चाहिए, सर्वर को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, इसमें एक होता है रन, सर्वर सेंट इवेंट भी है, एससीडी इनपुट आउटपुट भी है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हमें मतलब है इससे स्ट्रीमेबल एचटीटीपी से। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है क्या, सर्वर सेंट इवेंट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप। तो हमें ये वाला चाहिए, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप, इसको क्लिक करते हैं। और येलो कलर आइडेंटिफिकेशन है कि यह एक मेथड है या एक फंक्शन है, तो राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। तो राउंड ब्रैकेट दे दिया। अब क्या करें, अब इसको, ये क्या है, ये आपका ट्रांसपोर्ट है, ये ब्रिज है, आपके सर्वर तक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पहले इसके पास आती है, और फिर सर्वर के अंदर वो उस काम को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये क्या है, ये यहाँ का बॉस है ये क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाली रिक्वेस्ट को ये पहले लेता है, और उसके बाद डाइवर्ट करता है। अगर टूल की रिक्वेस्ट आई तो टूल को दे देता है, अगर प्रॉम्प्ट की आई तो प्रॉम्प्ट को दे देता है। जैसे वो आपने नोड में नहीं पढ़ा था, जैसे राउटर का काम यही था ना, सॉरी, उसका ऐप डॉट यूज का यही था ना काम, ऐप डॉट यूज मिडलवेयर है तो उधर भेज दिया, राउटर के पास भेजना है तो उधर भेज दिया। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसपोर्ट, इसका ये काम है। अच्छा, तो इसका ये क्या काम हो क्या गया? है, ये हमारे आने वाली क्लाइंट के रिक्वेस्ट से पहले रिक्वेस्ट को लेता है यहाँ पर,
उसके बाद आगे टूल की रिक्वेस्ट है या प्रॉम्प्ट की है या रिसोर्स की है, उस पर रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये क्या है, ये यहाँ का जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट है ये। अच्छा, ये जो भी आपने लिखा है ना एमसीपी के वेरिएबल से इसको निकाला है, इस मेथड को, ट्रांसपोर्ट वाले मेथड को, इसको आप रख दें एक वेरिएबल के अंदर। तो हम एक बनाते हैं वेरिएबल, क्या नाम रखें? इसका नाम रखते हैं सर्वर स्टार्ट के नाम से रखते हैं वेरिएबल। क्या नाम रखे हमने? सर्वर स्टार्ट का एक नाम दे दिया उसको। एमसीपी डॉट स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ऐप के मेथड को मैंने रख दिया सर्वर स्टार्ट के वेरिएबल के अंदर। अब आपका बन गया सर्वर। अब आपको क्या करना है, तीन ही तो लाइन थी सर्वर बनाने की, आपको क्या करना है अब? सर्वर को स्टार्ट करना है। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको लिखना है, अब आपको चाहिए सर्वर स्टार्ट करने वाला एक डिफरेंट पैकेज। समझ रहे हैं? मिल बांट के हम साथ साथ हैं, मिल बांट के चलते हैं ये लोग। ये यूवी कॉन के जरिए हम अपने एमसीपी के सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं। यूवीकॉन एक अलग डिफरेंट पैकेज है, एमसीपी एक अलग डिफरेंट पैकेज है, लेकिन इस एमसीपी के सर्वर को चलाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? यूवीकॉन का यूज़ करेंगे। तो आ जाए, कैसे लिखते हैं? यूवी रन करो यूवीआई कॉन, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप लिखते हैं फाइल का नाम। फाइल का नाम क्या है? सर्वर स्टार्ट। फाइल का नाम सर्वर स्टार्ट नहीं मेन है, डॉट पे। फाइल का नाम है मेन डॉट मेन पे। डॉट पी वाई। तो मेन डॉट डॉट पे पी वाई का यहाँ से रीनेम करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मेन। वैसे एक्सटेंशन लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, डॉट पी वाई डॉट एच टी एम एल डॉट जे एस डॉट टी एस। एक्सटेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए। तो नाम क्या था? मेन। अब उसके अंदर जाना है हमें, फाइल के अंदर। फाइल के अंदर जाने के लिए हमने लगा दिया ये कॉलन। कॉलन के मतलब है आप फाइल के अंदर आ गए। अच्छा, अब अंदर आकर हमें अपने उस ट्रांसपोर्ट के पास जाना है जो हमारे रिक्वेस्ट को सबसे पहले सुनता है और फिर आगे देता है। तो उस ट्रांसपोर्ट को हमने किस में बंद करके रखा है? अपने इस वेरिएबल में, सर्वर स्टार्ट के वेरिएबल में। इसके नाम को कॉपी करते हैं और यहाँ आकर कॉलन के बाद लगा देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करें? अब इसके बाद जैसे आप कोड में चेंजिंग करते हैं ना, अभी तो इसमें बहुत चेंजिंग करनी है। टूल बनाएंगे, प्रॉम्प्ट बनाएंगे, रिसोर्स बनाएंगे, हर दफा कुछ ना कुछ मिटाएंगे, लिखेंगे, मिटाएंगे। तो हर दफा ना आपको आकर अपने सर्वर को बंद करना पड़ेगा, कंट्रोल सी के बटन को दबा दबा कर, और चलाना पड़ेगा यही लिखकर जो अभी आप लिखकर चला रहे हैं। तो बेहतर है ना, मैं चाहता हूँ क्या हो गए, खुद ब खुद बंद हो, खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। तो एक छोटी सी चीज़ है, हाइफन हाइफन रीलोड, हाइफन हाइफन रीलोड। और मैंने आपको एक चीज़ ये बताई थी कि आपके लैपटॉप में जो विंडोज़ है उसके अंदर 65,000 क्या होते हैं? पोर्ट्स पोर्ट्स होते होते हैं। हैं। पोर्ट्स होते हैं। तो क्या पता हाँ। बाय डिफॉल्ट आपको कहीं पोर्ट का नाम लिखा नजर आ रहा है मेरे पूरे नो सर। कोड में? नहीं सर। तो इंटरनली ये क्या करता होगा, किसी ना किसी पोर्ट को फिक्स करके उस पर चलता होगा, है ना? जी। कुछ होगा ना इसके अंदर, कोई भी तो एक, तो कोई एक पोर्ट तो इसने सेलेक्ट किया होगा अपने लिए, उसके ऊपर ये चलता होगा। तो क्या पता, अब आप तो समझ जाएंगे इस बात को, क्या पता जिस पोर्ट को बाय डिफॉल्ट इसने लिख कर रखा हुआ है कि मैं यूवी कॉन जो है वो एमसीपी को इस पोर्ट के ऊपर चलाएगा, समथिंग समथिंग पोर्ट है ये। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये पोर्ट नंबर है। क्या पता ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्या पता कि इस पोर्ट पे ऑलरेडी कुछ चल रहा है। होता है ना भाई कि ये पोर्ट जो है वो किसी और ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो फिर तो यूवी कौन एरर देगा, यूवी कौन कहेगा मैं तो नहीं स्टार्ट हो रहा, क्योंकि जो मेरा पोर्ट है वो ऑलरेडी किसी और ने ले लिया है। तो कभी अगर आपके साथ मसला हो तो आप क्या कीजिएगा,
यहाँ पर बीच में पोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं आप, कि आप अपने मर्जी के पोर्ट पर चलाएं इसको। तो वो हम पोर्ट डाल देते हैं, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है पोर्ट को डालना। नहीं लिखना चाहते मत लिखें। क्या आप हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि वो पोर्ट कोई ऑक्यूपाई करके बैठा हो, लेकिन फिर भी आप पोर्ट इसमें लिख सकते हैं। तो हाइफन हाइफन पोर्ट कॉलन 8000 या 9000 या 10,000 या 15,000, जो भी आपको लिखना है आपने इसके अंदर लिख दिया। तो ये बात आपको समझ आ गई। यूवी रन करो, यूवी आई कौन से फाइल का नाम दिया, फाइल के अंदर गए, अपने ट्रांसपोर्ट को पकड़ा, अपने एक पोर्ट को बताया, और रीलोड के फ्लैग को यूज करके बता दिया कि जब भी मैं कोड में चेंजिंग करूं तो खुद से बंद होना, खुद से चल जाना। इंटर करते हैं। और यहाँ पर आ गया एरर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पोर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। नो सच ऑप्शन। हाइफन पोर्ट, डिड यू मीन पोर्ट? पोर्ट में शायद ये नहीं लगाते, पोर्ट का कोड देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है पोर्ट को। आइए ज़रा पोर्ट के कोड को देखते हैं। हाँ, कॉलन नहीं आता, देखिए यहाँ पर स्पेस आता है। चलें कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना है हमें। तो एंटर, डबल टी आ गया, एक मिनट। ठीक है, अब यूवी रन करो, यूवी आइकॉन को, फाइल के अंदर जाओ, इसको जाकर इस वेरिएबल को पकड़ो, इस पोर्ट पर चलो और रीलोड। ठीक है, एंटर। तो क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ तो हुआ। वॉच कर रहा है ये इस फाइल को। यूवी आइकॉन रन हो चुका है आपके इस यूआरएल के ऊपर, और रीलोडर भी इसका चल चुका है, वो बार बार खुद ही रीलोड करेगा। और स्ट्रीमेबल सेशन मैनेजर स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, एप्लीकेशन स्टार्टअप कंप्लीट, आपका सर्वर चल गया। तो ये चला आपका सर्वर 3 कोड से। कोड क्या है? अब देखें, दो टाइप के ना एप्लीकेशन होती है। एक एप्लीकेशन वो होती है जो कि स्टेटफुल होती है, और एक एप्लीकेशन वो है जो कि स्टेट लेस होती है। स्टेटफुल एप्लीकेशन जो होती है उसके साथ मसला ये होता है कि उसको स्केल नहीं कर सकते आप, स्केलेबल नहीं होती वो। जब आप उसको स्केल करते हैं तो बहुत मसले आते हैं उसके साथ। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन स्टेटलेस है तो उसमें क्या फ़ायदा है आपको? आप उसको स्केल कर सकते हैं, और स्केल करने के मतलब ये है कि आप उसी के जैसे और भी सर्वर्स एज इट इज़ बना सकते हैं। क्यों? ट्रैफिक अगर ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा सर्वर बना लेंगे। मतलब अगर देखें, शादी में मेहमान ज़्यादा आ गए तो ज़्यादा कुर्सियाँ लगा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ज़्यादा सर्वर स्पिन कर देंगे हम। स्पिन करना कहते हैं सर्वर को चलाना, तो हम स्पिन करेंगे अपने ज़्यादा सर्वर को। और अगर हमें ट्रैफिक कम मिला तो सर्वर को बंद भी कर देंगे। तो ये बड़ा आसान है, इससे टेडलेस जो है इसको स्केल करना बहुत आसान है। ये दोनों चीज़ों को कंसिडर किया गया है, इसका ख्याल रखा गया एमसीपी सर्वर के अंदर भी। एमसीपी सर्वर के अंदर भी आपको स्टेटफुल और स्टेटलेस, इन दोनों को ही दिया गया है। लेकिन एमसीपी वाले खुद क्या चाहते हैं कि आप एमसीपी सर्वर स्टेटलेस से बनाएं या स्टेट फुल रखकर बनाएं, वो खुद क्या चाहते हैं? तो वो ये चाहते हैं कि आप स्टेटलेस को यूज करें। लेकिन अभी जितने भी एमसीपी सर्वर को इन्होंने अब तक डेवलप किया है, वो डेवलप किया है स्टेट फुल के हिसाब से और स्टेट लेस के हिसाब से भी किया है। लेकिन अभी स्टेट लेस के ऊपर ना काम चल रहा है। तो कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है।
अच्छा, वो चाहते हैं कि आप स्टेट लेस जो है वो यूज करें, लेकिन कुछ फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, और इसके अंदर कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं। इन दोनों में पता है डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप स्टेट फुल बनाते हैं ना किसी चीज को, तो स्टेट के मतलब होती है मेमोरी। तो ये इसकी मेमोरी बनना शुरू होती है, और स्टेट लेस के मतलब है मेमोरी नहीं है, तो इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। तो एक स्टेट फुल रिक्वेस्ट को अगर आप एमसीपी सर्वर और क्लाइंट दोनों को स्टेट फुल रख कर बना, जैसे कि सर्वर स्टेट फुल बना दिया आपने, तो क्लाइंट भी जाहिर है स्टेट फुल के हिसाब से ही उसको चलाना पड़ेगा ना सर्वर। तो उसका पहला रूल ये होता है कि ये क्या करे, ये हैंडशेक करे। और जो स्टेटलेस होता है उसको हैंडशेक करने की जरूरत नहीं होती। तो हम जो अभी पढ़ेंगे, हम अभी पढ़ेंगे इसे, और उसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे इसे। तो आपको क्लियर है कि स्टेटलेस को पढ़ने जा रहे हैं हम, जिसमें हैंडशेक की जरूरत नहीं होती? क्लियर है ये बात? जी सर। यस जी सर। सर क्लियर है। अच्छा, अब हमें ये करना है कि इसको स्टेटलेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना, इस जगह पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्ट्रीमेबल, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि स्टेटलेस एचटीटीपी को आप चाहते हैं कि ये ट्रू हो जाए। आप इसको स्टेटलेस बनाना चाहते हैं, तो आपने इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, तो अब जो आपने ये कोड में चेंजिंग की है, तो रीलोडर हमारा खुद ही से लोड होगा, क्योंकि उसने हमसे बोला था। अगर वो नहीं करता तो ये गलत बात है। कर दिया उसने, हाँ देखें, एप्लीकेशन है स्टार्ट कर दिया उसने हमारे रीलोडर ने। ठीक है, जब भी हम कोई चेंजिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद बंद होगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो बन गया सर्वर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो पोर्ट पे चेक भी कर लें। बिल्कुल कर लेंगे, पोर्ट पर चेक भी कर लेंगे। तो लोकल होस्ट 8000 पर ये चल रहे हैं, आप आ जाएं यहाँ पर। आप यहाँ पर लिखें लोकल होस्ट और 8000/MCP लिखकर आप इसको देखेंगे, तो आपको यहाँ पर ये कुछ तो दे रहा है। क्या दे रहा है? जेसन आरपीसी का वर्जन। आप एक चीज़ आप, मैं आपसे एरर पूछूंगा, मैसेज आ रहा मैं है। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, देखते हैं कितना दिमाग आपका चल रहा है। जेसन आरपीसी का वर्जन भी दिख रहा है, आईडी भी दिख रही है, और एरर भी आ रहा है, कोड भी है, ये भी है। आपका जो ब्राउजर है ये HTTP की रिक्वेस्ट करता है या जेसन आरपीसी की? एच टी टी। एच टी टी पी HTTP को करता है। एच टी तो पी इसके मतलब क्या हुआ कि हमारा जो MCP सर्वर है वो वाकई में ट्रांसपोर्ट एग्नोस्टिक है। HTTP की रिक्वेस्ट भी आई, उसको भी जवाब दे दिया इसने। और अगर आप एंड में से MCP हटा दें, तो फिर आपको लोकल होस्ट 8000 के ऊपर एक नॉट फाउंड लिखा नजर आएगा कि इसके अंदर लोकल होस्ट 8000 में कुछ है नहीं। और जाहिर है अगर आप इसको /MCP लिख दें, तो आपको इस तरह जेसन के अंदर एक बॉडी मिलती है जिसमें उसका वर्जन, उसकी आईडी और एरर का कोड मिलता है। तो एरर का ये वाला जो कोड है, 32,600 जो ये नंबर है, ये आइडेंटिफाई करता है कि क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट उसने लिखने में कोई गड़बड़ किया। और यहाँ शायद नीचे बता भी रहा है कि क्लाइंट मस्ट हैव टेक्स्ट मस्ट स्ट्रीमेबल एक्सेप्ट टेक्स्ट। इवन। तो ये कह रहा है कि आप स्ट्रीमिंग में बात करें, आप इस तरह करके जो है वो आपका सर्वर ये एक्सेप्ट करता है, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं। तो चलें, आपको नजर आ गया कि ये या तो रिजल्ट देता है जिससे आरपीसी, या एरर देता है। ठीक है, और पोर्ट ने आपको एरर दिया, देना बनता भी है, उसके अंदर कुछ है नहीं, खाली सर्वर है वो।
तो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप ना इसको टेस्ट करें पोस्टमैन के ऊपर। तो कर लेते हैं पोस्टमैन के ऊपर टेस्ट। उसकी वजह भी है, पता है क्यों? और ये भी मैं आपसे पूछूंगा। जेसन आरपीसी जो है, उसकी रिक्वेस्ट आप गेट के मेथड से करते हैं या पोस्ट के मेथड से करते हैं? पोस्ट के। तो जो उसके पोस्ट का मेथड से। मेथड है वो ब्राउजर कर पाता है पोस्ट का मेथड? नहीं सर, वो आपका क्लाइंट नहीं। नहीं कर पाते। तो मतलब हमारी मजबूरी है, हमें किसी एक एपीआई टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के पास जाना ही पड़ेगा। तो हमारे केस में पोस्टमैन है, हम चलते हैं उसके पास। पोस्टमैन को मैं ओपन कर रहा हूँ। और पुरानी जितनी भी जो भी रिक्वेस्ट थी सबको मैं डोंट से सब बंद कर दिया। ठीक है, आपके सामने एक बिल्कुल फ्रेश पोस्टमैन की विंडो खुली हुई है। और इसके अंदर क्या है, पोस्ट के रिक्वेस्ट को हमने सेट कर दिया। यूआरएल क्या होगा हमारा? यूआरएल हमारा होगा लोकल होस्ट। इसको ज़रा मैं लेकर आता हूँ क्योंकि मैं हमेशा गलत लिखता हूँ इसको। लोकल होस्ट यहाँ पर लिखते हैं 8000 और इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लेते हैं और पोस्टमैन में लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सही लिखा आ गया, HTTP कॉल एंड फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट। और ये इसके बाद MCP लिखना ज़रूरी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें? पोस्ट का मेथड तो कहता है कि आप कुछ भेज रहे होंगे सर्वर पे, तो हमें सर्वर पर कुछ भेजना पड़ेगा। क्या भेजें, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा, डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ेगा हमें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप इंस्पेक्ट, वो फिर बहुत आगे चले गए, वो कह रहे हैं इंस्पेक्टर खोल के आप देख सकते हैं, आप पोस्टमैन से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक हो गई है कहानी ख़त्म इस डॉक्यूमेंट की, रीडमी की फ़ाइल की। हम क्या करते हैं कि हेलो एमसीपी को एक दफ़ा चेक करते हैं इसमें क्या है। इसमें चलाने का तरीका है और क्या है, सर्वर डॉट पी वाई के अंदर, इसके अंदर वही कोड है जो हम कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने यहाँ तक जो किया है, आपने 04 फंडामेंटल प्रिमिटिव्स के अंदर से रीडमी की फाइल और पूरी जितनी भी फाइलें हैं उन सब को पढ़कर हेलो एमसीपी सर्वर वाले को तो कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट सेटअप के अंदर। तो टू को मैं ओपन कर रहा हूँ और टू को देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल तो हमारा पोस्टमैन है, उसको चाहिए कि रिक्वेस्ट कैसे करें, ये कहाँ से ढूंढूं मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ MCP के, MCP लिखकर एंटर कर देता हूँ मैं। और मैं MCP की वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन मतलब इस पर चले जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ तो खुल के मिला, डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन कम्युनिटी MCP। यहाँ पर मैं बिल्ड एन MCP सर्वर नज़र आ रहा है आपको? यहाँ पर बिल्ड एन MCP सर्वर ये बता रहे हैं MCP सर्वर कैसे बनता है। तो इसको ज़रा बिल्ड को क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं। तो ये बता रहे हैं इसमें रिसोर्स टूल प्रॉम्प्ट आप कर सकते हैं, पाइथन से आप बना सकते हैं, नोड जेएस से भी बना सकते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर टूल को बनाया है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर ख़त्म। अच्छा, स्पेसिफिकेशन में चलते हैं। स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है ऊपर, इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। यहाँ पर है आपके सर्वर के फीचर्स हैं, इसमें टूल है, रिसोर्स है, प्रॉम्प्ट है, ओवरव्यू है, यूटिलिटी है। टूल्स को अभी हमने बनाया तो नहीं है, लेकिन टूल्स पर आते हैं। तो जो हमारा टूल है, सर सर्च में पोस्ट कर दें।
चले मुझे ना वो वाला जो एक एग्जाम्पल है ना, वो एग्जाम्पल अभी मिल नहीं रही है। तो मैं क्या करता हूँ, सर्जिया के डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ। यहाँ से हम ढूंढते हैं। तो यहाँ पर पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करने का जो तरीका है ना, वो इन्होंने ज़ाहिर है बताया होगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन में कैसे जाऊँ? 01 में दोबारा चलते हैं, जिसको हमने बंद कर दिया था। 01 में चलते हैं, पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर इसकी रीडमी है, और रीडमी के अंदर इन्होंने तरीके लिखे। ये एग्जैक्टली ना ये चीज़ हमें एमसीपी के डॉक्यूमेंट में भी दिखनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं बाद में कि वो कहाँ पर है। तो आ गए हम वापस से 01 के अंदर आ गए, और पोस्टमैन के अंदर आ गए, उसकी रीडमी के अंदर आ गए। यहाँ पर सर्वर तो हमारा ऑन है। पोस्टमैन में जो बॉडी लिखनी है ना, तो वो ये बता रहे हैं कि इस तरह आप लिखेंगे बॉडी को। जेसन आरपीसी 2.0, मेथड, पैरम्स और आईडी, ये चार चीजें जेसन आरपीसी कहता है कि ये चार चीजें चाहिए उसको। एमसीपी नहीं कहता। ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? कल जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा कि जेसन आरपीसी की रिक्वायरमेंट है ये, कि उसको वर्जन भी चाहिए, मेथड भी चाहिए, पैरम्स भी चाहिए, आईडी भी चाहिए। तो वही जाहिर है जेसन आरपीसी का ही प्रोटोकॉल एमसीपी भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, कॉपी, और एमसीपी के अंदर आकर ढूंढेंगे बॉडी। बॉडी कैसे लिखते हैं? हम यहाँ पर आते हैं बॉडी में, रॉ जेसन की बॉडी लिखेंगे, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसको। जेसन आरपीसी 2.0 स्ट्रिंग में लिखा है। मेथड, टूल की लिस्ट दिखाओ कि कितने टूल्स अवेलेबल हैं। तीन फंडामेंटल से हैं। कौन कौन से? टूल, रिसोर्स, प्रॉम्प्ट। तो इन तीनों को सर्वर पर बनाया जाता है, और क्लाइंट से ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले तो मंगवाओ, जिसको भी यूज़ करना है ना, उसको फैच करके मंगवाओ और देखो कि वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो उसको फैच करने के लिए आपको जो मेथड दिया गया है उसका नाम है टूल लिस्ट। दो ही तो मेथड हैं। एक मेथड आपको बताया गया है कि टूल की लिस्ट जो है उससे आप मंगवा कर देखें कि कितने टूल्स अवेलेबल हैं। यही टूल जो है रिप्लेस होकर आप इसके जगह पर रिसोर्स लिख देंगे कि रिसोर्स के लिस्ट दिखाओ, और इसी को रिप्लेस करके आप क्या लिख देंगे, प्रॉम्प्ट लिख देंगे कि प्रॉम्प्ट की लिस्ट दिखाओ। तो ये तीनों देखने वाले मेथड हैं कि ये टूल, रिसोर्स या प्रॉम्प्ट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो समझ आ गई। तो अभी हमने जो लिखा है बॉडी में, ये बॉडी जो है ये क्या कर रही है, ये बॉडी आप बताएं। सर ये टू लिस्ट मांग रही है। ब्राउज कर रहे हैं ना। और टूल को देख रहे हैं हम। टूल को देख रहे हैं, टूल को हम देखना चाह रहे हैं कि टूल्स कितने अवेलेबल हैं वहाँ पर। हम असल में देखना ये चाह रहे हैं कि हमारा क्लाइंट सर्वर से बात कर भी पा रहा है कि नहीं। तो हम किसी तरीके से बात तो करेंगे ना। तो हमने बोल दिया टूल दिखा दो भाई, है ना। तो अगर आपको किसी से बात करनी है तो आप कुछ तो बोलते हैं ना, उसको सलाम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो बस ये वैसे ही समझ लें आप कि हमने बोल दिया टूल दिखाओ। हालांकि हमारा काम क्या है, ये देखना कि सर्वर जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है क्लाइंट को। तो आए ज़रा इसको रन करते हैं। मैंने सेंड कर दिया, और यहाँ पर होपफुली एरर ही आएगा। तो यहाँ पर एरर क्या है? आईडी, पैरम्स, क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट बोथ एप्लीकेशन जेसन एंड टेक्स्ट स्ट्रीम। समझ आया आपको क्या एरर है? हेडर में देते ना सर हम तो ये एप्लीकेशन जैसा। हेडर के अंदर वो ये कह रहा है कि जो आपका, सर वो हम जो हेडर में देते हैं, एक्सेप्ट देते हैं, एप्लीकेशन जेसन देते हैं, की वैल्यू देते हैं हेडर। नहीं देखे ना, वो आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका क्लाइंट है अभी इस वक्त, पोस्टमैन, इसके हेडर को ओपन करते हैं। यहाँ हेडर पर चेक नहीं। मैं लिखूंगा एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट के मतलब क्या है? जो एक्सेप्ट करेगा किस टाइप के डेटा की वैल्यू देगा। हमारा जो क्लाइंट है पोस्टमैन, वो ये बता रहा है कि वो किस टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करेगा। तो सर्वर को उसी टाइप का डाटा क्लाइंट को भेजना होगा।
तो एक्सेप्ट बता रहे हैं कि वो किस टाइप के डाटा को एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एप्लीकेशन जेसन और कॉमा लगाकर टेक्स्ट स्ट्रीम इवेंट। यहाँ पर एरर से ही उठा लेते हैं, ये जो एरर आया है यहाँ पर लिख दिया टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश स्ट्रीम इवेंट। ये मैंने एक्सेप्ट में लिखकर भेज दिया। देखते हैं, चेक करते हैं, होपफुली एरर ना आए। आ गया तो फिर देखेंगे क्या होता है, सेंड करते हैं। तो जवाब आ गया, एरर नहीं आया। 200 स्टेटस कोड के मतलब होता है ओके। और जवाब में ये मिला है कुछ, इसको ज़रा मैं क्लिक करता हूँ तो एक मैसेज आए। और मैसेज जो है वो अपने अंदर एक जेसन की बॉडी लेकर आया है जिसमें जेसन का वर्जन है, उसकी रिजल्ट आईडी है है, उसका रिजल्ट है और टूल खाली है। टूल फाइल। हमें टूल से मतलब नहीं था, हम तो देख रहे थे क्लाइंट सर्वर से बात जी। कर पा रहा है या नहीं कर पा रहे। तो अभी हमें क्या समझ आ गया कि कनेक्शन है दोनों में, वो बातचीत हो पा रही है। 200 स्टेटस कोड के मतलब ये। तो यही देखना था हमें, ये देख लिया हमने। अब सर्वर भी हमारा ठीक है, क्लाइंट भी हमारा सेटअप हो गया, आगे का काम क्या करें। फिर टूल्स बनाएंगे ना। अब टूल बना लेते हैं। टूल बनाने का जो तरीका है वो दोनों जगहों से देख लेते हैं। एक तो इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आते हैं, स्पेसिफिकेशन में आते हैं, यहाँ पर आकर टूल्स पर क्लिक करते हैं। सर्वर फीचर के अंदर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बताते हैं कि ये इन्होंने रिक्वेस्ट का, ये यही ढूंढ रहा था मैं असल में यही ढूंढ रहा था। कहाँ पर मिला, स्पेसिफिकेशन में टूल्स के अंदर यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट करने का तरीका। तो उसका रिस्पांस भी वो बता रहे हैं कि ऐसे करके आपको रिस्पांस आता है। ठीक है, हमारा टूल क्योंकि था नहीं तो ये वाली पूरी चीज़ हमारे पास आई नहीं है। हमारा जो है एम्प्टी एरे आया टूल्स के अंदर। रिस्पांस ऐसे आएगा बता रहे हैं और रिक्वेस्ट ऐसे करनी है आपको। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। और ये कह रहे हैं कि टूल को कॉल करें। टूल को क्या करें, कॉल करें। अगर हमने टूल को कॉल किया तो जवाब तो कुछ आना नहीं है क्योंकि सर्वर में टूल है नहीं। तो नहीं। टूल को जो है वो बनाना है हमें। तो टूल को हमें बनाना है, टूल को बनाने का जो कोड है वो हमें डॉक्यूमेंटेशन में बिल्ड एमसीपी सर्वर के अंदर टूल्स के अंदर भी नहीं मिला। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम जाते हैं सर्जिया के रिपॉजिटरी में और यहाँ से 01 से पहले फंडामेंटल में जाते हैं वापस से। 01 तो हो गया ना, पोस्टमैन को देखना था हमने, यहाँ से पोस्टमैन भी निकाल लिया था। 01 कंप्लीट है, अभी 02 में आते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप, इसके रीडमी में काम की चीज़ें क्या लिखी हैं। सर आप डायरेक्ट इम्प्लीमेंटिंग उस पे टूल पे आ जाएं सर। तो ओपन एआई एजेंट एसडीके के अंदर जो ये एमसीपी का सर्वर डॉट पी वाई है, ये जो है वो एग्जाम्पल है उसका। एमसीपी जो है ना, ये उन्होंने उसके एग्जाम्पल को उठाया हुआ है। तो ये हम थोड़ी देर में हम देखेंगे ये क्या है और ये करना क्या चाह रहे हैं इस कोड से। इसको अभी हम फिलहाल पेंडिंग पर रखते हैं। डिफाइनिंग टूल पर आ जाते हैं। डिफाइनिंग टूल जो है, इसके अंदर टूल को डिफाइन करने का जो तरीका बताया इन्होंने वो है कि आप एमसीपी के टूल को लिखें और उसके बाद आप टूल को बना दें। तो ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, टूल्स को बना लेते हैं। आपके इस क्लास की सारी पावर है इस वेरिएबल के पास, एमसीपी के नाम के इस वेरिएबल के पास। इसके नाम का एक डेकोरेटर लगाते हैं और इसके अंदर से हम निकालते हैं टूल को। और टूल क्योंकि इसका जो कलर है वो येलो कलर का है तो मुझे इसको चलाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एक लाजमी मेथड है। और दूसरी चीज़ ये कि
ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, इसको मिटा के राउंड ब्रैकेट दोबारा लगाता हूँ। देखें, ये बता रहा है कि या तो नेम आप लिख सकते हैं या आप इसमें ना लिखें कुछ भी। तो इसका आप एक नाम भी दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके टूल का कोई नाम हो। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप सीधा फंक्शन लिखें इसके नीचे आके। फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? डिफाइन कर रहे हैं हम एक फंक्शन को, और इसका नाम है ग्रीट। सर टूल का नाम भी रख दें ताकि उसको कॉल कर सकें। बिल्कुल। तो अगर हम टूल का नाम नहीं लिखते, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, मैंडेटरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप ना भी लिखें तो चलेगा। तो अगर हम नहीं लिखते तो हम अपने फंक्शन के नाम से उसको कॉल कर सकते हैं। और अगर आप नाम लिखेंगे तो आपके फंक्शन का नाम ओवरराइट हो जाएगा। तो वो हम देख लेंगे। तो इसका नाम है ग्रीटिंग इस फंक्शन का। और ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है ये? रिटर्न करता है हेलो। तो ये एक टूल बना दिया हमने। अब इस टूल को एक्सेस करते हैं। अब तो है ना टूल हमारे सर्वर के पास। अब पोस्टमैन को कहते हैं कि सेम रिक्वेस्ट उसी बॉडी के साथ, जो टूल्स को चेक करने वाला जो वो है ना मेथड, वो वही सब कुछ यही है, उसको दोबारा सेंड करो। तो अब जब मैंने सेंड किया तो अब जो जवाब आया 200 का, इसमें ये एक तो पोस्टमैन जो है ना छुपा देते हैं नीचे की विंडो को। मैं आपको ये ना दिखाऊंगा, नोट पैड में दिखाता हूँ मैं आपको। आपने एक बहुत अच्छी चीज देखी। देखिए ये रिक्वेस्ट है, और इसमें वही जेसन का वर्जन है, आईडी है, रिजल्ट आया, या तो रिजल्ट आता है या एरर आता है, हमारे पास रिजल्ट आया। और इस दफा टूल के अंदर ये, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आया, ये वाला ऑब्जेक्ट आया। इस ऑब्जेक्ट में क्या है? एक टूल का नाम है, उसके डिस्क्रिप्शन खाली है, और उसके पैरामीटर्स के बारे में बताया गया। प्रॉपर्टी के अंदर क्या आते हैं? पैरामीटर्स, क्योंकि हमारे टूल में कोई पैरामीटर था नहीं। तो आए जरा एक एक करके इसके अंदर भी डाटा डालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कैसे आएगा? वापस सर्वर पर चलते हैं, और यहाँ पर अपने फंक्शन में याद रखिएगा, आप डॉक स्ट्रिंग को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसमें लिख दें दिस इज अ ग्रीटिंग टूल। अब वापस से आप अगर पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखें क्या आ रहा है, इसको भी हम कॉपी करते हैं, नोट पैड में लेकर जाते हैं, यहाँ नीचे इसको पेस्ट करते हैं। देखें ऊपर वाले में ग्रीटिंग में कुछ भी नहीं था, खाली था ये। यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन में क्या है, दिस इज अ ग्रीटिंग टूल। तो डिस्क्रिप्शन भी हमें लिखना आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये जो पूरा है, ये है आपके सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो है ना वो पैरामीटर आते हैं। अगर लेट सपोज अगर आपको पैरामीटर भी चाहिए क्लाइंट से, तो आप अपने सर्वर में ऐसे करके बना सकते हैं। ये सर्वर का टूल है, और यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि मुझे चाहिए एक नेम, और जो नेम है वो स्ट्रिंग है। मैं डाटा टाइप क्यों लिख रहा हूँ पता है आपको? मैं डाटा टाइप इससे लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो डेकोरेटर लगा हुआ है ना ऊपर इसके, आपके फंक्शन के ऊपर, ये डेकोरेटर कोई आम डेकोरेटर नहीं है। ये डेकोरेटर पाइडेंटिक की हेल्प से आपके इस पूरे फंक्शन को उठाकर स्टैंडर्ड जेसन फंक्शन बना रहे। ये डेकोरेटर सिर्फ इतना सा काम आपने किया है, लेकिन ये इंटरनली बहुत बड़ा काम करे। ये आपके पूरे इस फंक्शन को उठा के क्या बना देता है, जेसन फंक्शन में, जेसन स्कीमा में ये कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें ना जब आपका वो स्कीमा एजेंट के पास जाता है, अभी तो फिलहाल एजेंट के पास नहीं जा रहा, लेकिन फ्यूचर अभी जब हम बना लेंगे तो जाएगा। तो उसमें एजेंट को कैसे पता चलेगा कि नेम के पैरामीटर में क्या लिखना है? तो आप डेटा टाइप बताते हैं।
जैसे हो सकता है आप कहें कि भाई नेम लिखा हुआ है, एजेंट तो पढ़ के समझ जाएगा कि नाम आएगा इसमें। तो चले मैं नाम नहीं लिखकर यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। अब बताएं, वैल्यू तो नंबर भी हो सकती है ना, वैल्यू तो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू ट्रू फॉल्स भी हो सकती है। तो आपको डाटा टाइप लिखना लाजमी है ताकि एजेंट को नजर आए कि इसमें एक पैरामीटर भी है और इसमें इसकी डाटा टाइप ये वाली डालनी है। तो मैं इसको वैल्यू को वापस से नेम कर देता हूँ और डाटा टाइप लिखना ज़रूरी है। तो चले आए वापस, अच्छा इस नाम को यूज़ भी करते हैं नीचे यहाँ पर, नेम है, और इसको एफ स्ट्रिंग बना देते हैं। तो अब पैरामीटर भी है इसके पास। तो वापस पोस्टमैन पर आते हैं। अब मुझे बताएं कि आपका फंक्शन ले रहा है एक क्या पैरामीटर। पहले तो हम नहीं देते पैरामीटर, हम एरर लेकर आते हैं, मतलब विदाउट पैरामीटर इसको सेंड करते हैं। तो ये मुझे ये क्या बता रहे हैं कि आपके पास ये वाले टूल्स अवेलेबल हैं। अभी तो हमने देखा है कि टूल कौन कौन से अवेलेबल हैं। टूल को कॉल कैसे करूं मैं? मतलब जो ये जो टूल है इस नाम का, जिसकी डिस्क्रिप्शन ये थी, इसके अंदर क्या चेंजिंग है ज़रा इसको भी तो लाकर देखें। मैं करता हूँ इसको कॉपी, नोटपैड में से लेकर आता हूँ। आई होगी कोई चेंजिंग, आई तो है, बिल्कुल आई है। नेम वही है, ग्रीटिंग, डिस्क्रिप्शन जो है वो आया जो हमने दिया था। प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी वो शो नहीं कर रहा था, अब वो दिखा रहा है कि नेम का एक पैरामीटर है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। अब आप खुद बताएं, इतने तरीके से लिखकर और क्लियर क्लियर लिखकर अगर एजेंट को मिल जाए कि नेम इस फंक्शन का ये है, डिस्क्रिप्शन जो है इसकी ये है, वो पढ़ेगा अच्छा ये ग्रीटिंग करने वाला टूल है, ठीक है, इसका नाम ये है, ठीक है, इसके अंदर पैरामीटर ये लिखना है, ठीक है, और उसकी डाटा टाइप भी ये है, ठीक है, और उसको ये भी दिख रहा है कि अगर मैं ये पैरामीटर फिल ना करूं तो एरर आएगा। कैसे पता चला? नीचे रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है ये पैरामीटर कि ये देना लाजमी है। इतने स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर आप एजेंट को डाटा देंगे तो देखें, मैं आपको थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था कि आपका जो टूल होता है, ये सर्वर के अंदर जो आपका टूल है, इसके ऊपर जो आपने ये इसके सर पर जो ये डेकोरेटर लगाए है, ये कोई ऐसा आम डेकोरेटर नहीं है। ये आपके इस लिखे हुए फंक्शन को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर रहे हैं। फंक्शन को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट कर रहा है। वो जेसन स्कीमा उसकी शक्ल में आपको दिखाता हूँ। ये जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जेसन स्कीमा है, आपके ही फंक्शन का जेसन स्कीमा है। इसको बनाने के लिए अंदर सर्वर में आपने ये लगाया है। क्या लगाया है? ये डेकोरेटर, एमसीपी टूल का डेकोरेटर। एक तो ये टूल का डेकोरेटर टूल बनाते वक्त भी मैंडेटरी है, और ये करता क्या है, पाइडेंटिक को यूज करके आपके फंक्शन को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में देता है। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट क्या है, जेसन स्कीमा। इसमें इतनी क्लियर डिटेल लिखी हुई है कि किसी एजेंट को अगर ये मिल जाए तो उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि नाम क्या है, फंक्शन करता है क्या है, कितने किस्म के पैरामीटर है उसमें, और कौन कौन से पैरामीटर की वैल्यू देना जरूरी है, उसको पता चल जाता है इससे, जेसन स्कीमा से। तो आप जितने फंक्शन बनाएंगे, अभी देखें मैं इसके अंदर का ये मिटा देता हूँ ये। सर ये वैसे कैसे पता चल रहा है कि पाइडेंटिक को यूज कर रहा है? वो तो उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि पाइडेंटिक को यूज़ करके ये काम करता है ये। बाकी ठीक अभी है। हम एमसीक्यूज करेंगे ना तो फिर आप उसमें देखेंगे। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए इसके अंदर की चीज़ मिटा देता हूँ। तो ये क्या है, ये करली ब्रैकेट जेसन स्कीमा का करली ब्रैकेट है। तो इसको कॉपी करूंगा, मतलब सॉरी, इसमें इसके बाद कॉमा लगाऊंगा। और अगर आपने दूसरा टूल भी बनाया हुआ है अपने सर्वर में, तो वो जवाब में कैसे जवाब ला कर देगा, इस तरह। फिर इसके नीचे एक और जेसन बन जाएगा। जी, और तीसरा टूल, चौथा ऐसे ही टूल, बिल पांचवा टूल। एक आप एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाए। आपने पोस्टमैन से क्या बोला? यही तो बोला है आपने कि भाई मुझे टूल की लिस्ट दिखाओ।
और वो टूल अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो आपको फिर ऐसे दिखा देगा एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर का मैंने वो मिटा दिया है, मैं वापस लेकर आ जाता हूँ। खैर, ये हम इसके अंदर लाकर रख देते हैं। तो समझ आया कि यहाँ से हम चले, हमने डिस्क्रिप्शन को भी नहीं देखा था, फिर इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज पैरामीटर भी नहीं आ रहे थे फंक्शन के जो थे, फिर हमने डिस्क्रिप्शन को ऐड किया, फिर अभी भी हमारे पास पैरामीटर नहीं है, फिर हमने इसके नाम को डिस्क्रिप्शन को और पैरामीटर को भी देखा, इसमें फिर रिक्वायर्ड को भी समझ लिया। तो ये एक क्या है, जेसन स्कीमा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो आपका एमसीपी टूल का डेकोरेटर पाइडेंटिक को यूज करके आपके ही बनाए हुए फंक्शन को जेसन स्कीमा में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स में दे रहे हैं। तो ये बात हमें समझ आ गई। सर आपने अभी ऑब्जेक्ट अच्छा, अब हमारा क्या है, एक टूल ये है, एक और टूल बनाने जा रहे हैं हम ताकि हमें नजर आए ना। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेपरेटर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले ऊपर वाला टूल अलग और इसके नीचे जो टूल बना रहा हूँ वो अलग, और इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ मैं। इसको देते हैं गैप, इसको भी ज़रा देते हैं गैप। अच्छा, ये टूल अलग है, इसको बल्कि मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ कि ये है टूल 1 और ये है आपका टूल नंबर 2, तो अब क्लियर है ना, अलग टूल है ये। इसका नाम क्या रखूँ, इसका नाम रख देता हूँ बाय, और दिस इज अ बाय टूल, और यहाँ पर आप कहते हैं कि डोंट कम बाय बैक। बाय। तो ये क्या है, ये बाय टूल है आपका। तो ये अलग टूल है, इसके जेसन स्कीमा को पोस्टमैन में देखना चाहता हूँ मैं कि ये कैसे दिख रहा है वहां पर। तो अब मेरे पास दो टूल हैं, और यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट के साथ इस यूआरएल पर यही जो भी लिखा हुआ है इसी के साथ, मतलब मैं टूल के लिस्ट को जब चेक करता हूँ तो पैरम्स खाली ही रखता हूँ, और आईडी कोई आईडी देनी होती है तो आईडी अभी 2 चल रही है, ठीक है। सेंड किया, रिक्वेस्ट 200 स्टेटस। हाँ, मैं आपको एक कह रहा था ना कमाल की चीज़, आप ये देखें कि रिक्वेस्ट हमने कौन सी मेथड से किया है, पोस्ट। पोस्ट के मेथड से किया। एचटीटीपी में जब हम पोस्ट के मेथड से रिक्वेस्ट करते थे तो स्टेटस कोड आता था 201, याद है, जी। क्रिएटेड। लेकिन यहाँ जी। पर कुछ क्रिएट तो हम कर नहीं रहे, टू यहाँ पर हंड्रेड आ रहा है। हम तो गेट कर रहे हैं। वो एक तरीका जी। है ना जेसन आरपीसी का कि पोस्ट के मेथड से इसको लिखें तो आप गेट कर पाएंगे, तो हम गेट, तो स्टेटस कोड कितना करेक्ट है इसका आप देख रहे हैं, गेट करने वाला हाँ। स्टेटस कोड है ये। हालांकि पोस्ट में तो 201 होता था, लेकिन ये डाटा क्रिएट करने का स्टेटस हाँ, कोड फिर होता हम है वहाँ ना। पे जब क्रिएट करते थे तो वहाँ पे हम लोग 201 देखते थे, जबकि अगर गेट की रिक्वेस्ट करते थे उसका स्टेटस कोड 200 था। तो ये समझिए पोस्ट वाला काम गेट का ही कर रहा है, लेकिन स्टेटस कोड शो कर रहा है कि ये गेट की रिक्वेस्ट है। ये गेट हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ गेट होकर मिला है, तो चलें इसका जो भी जवाब आया है इसको हम कॉपी करते हैं, नोट पैड पर चलते हैं, यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो फॉन्ट थोड़े छोटे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ना एक ही स्क्रीन पर हमें नज़र आ जाए वो बेहतर है। अच्छा, काफ़ी लंबी वो आ गई, क्या कहते हैं, लिस्ट आ गई। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टूल है, और उसके बाद देखें ना, नेम क्या है इसका, ग्रीटिंग, इसकी डिस्क्रिप्शन ये आ गई, और इसका नेम क्या है, बाय, और इसकी डिस्क्रिप्शन ये आ गई, दिस इज बाय टूल। इसमें भी पैरामीटर है, नेम लेता है ये, और वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो इसी तरह और भी बनाऊंगा टूल तो और भी ऑब्जेक्ट्स आते रहेंगे, और ये सारे किसके अंदर बंद हैं, ये सारे टूल्स किसके के अंदर अंदर। बंद है, ये टूल के एरे के अंदर बंद है, या लिस्ट के अंदर कह सकते हैं आप पाइथन की लैंग्वेज में। कि अगर ठीक मैं है। इसके अंदर का मटेरियल मिटा दूं और इसके अंदर का भी मटेरियल मिटा दूं, तो ये जो दो जेसन स्कीम है, ये आप देखेंगे कि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है। तो टूल के लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जेसन स्कीमा दिया जा रहा है आपको, जितने वहां टूल होंगे वहां इतने यहाँ शो करेगा। तो हमें ये बात क्लियर हो गई है
या नहीं हुई है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। इसमें एक और चीज ये भी है कि अगर हम अपने जी एमसीबी के टूल में अच्छा, अब हमने क्या देखा है कि आप सर्वर पर वापस आ जाएं। देखें, दो टूल नहीं रखते, एक ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब बस दो को देखना था हमें। तो यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये क्या है? दिस इज अ ग्रीटिंग टूल। और एक डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे सकते हैं हम, यहाँ पर इस जगह पर डेकोरेटर में। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन को मैं लिखता हूँ दिस टूल इज फॉर ग्रीटिंग। ठीक है, तो ये एक अलग तरीके से मैंने उसी बात को लिख दिया है जो नीचे डॉग स्ट्रिंग में मैं लिख रहा था। तो हमें देखना है कि ये डिस्क्रिप्शन अभी आती है या ये डिस्क्रिप्शन वो देता है। ये देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर डेकोरेटर में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो क्या ओवरराइट हो जाती है ये वाली चीज़ जो अंदर लिखते हैं हम? तो चलें दोबारा से सेंड करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं पोस्टमैन में। जो भी जवाब आया इसमें, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? दिस टूल इज फॉर। मतलब ये लगता कि है टूल की डिस्क्रिप्शन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको लेगा। अगर नहीं होगी तो फिर वो डॉक स्ट्रिंग से लेगा। जी, ऐसा ही है बिल्कुल। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखे ना क्या आ रहा है? दिस टूल जी, इज फॉर ग्रीटिंग। फॉर क्रिएटिंग। यस। तो मतलब ओवर कर देता है हेड आप जो डेकोरेटर के अंदर जो भी। अच्छा, इसके मतलब ये हुआ है कि इसका इस फंक्शन का नाम क्या है, बताएं? ग्रेटिंग है। मैं ऊपर अगर नेम लिखूं, कॉमा लगाकर यहाँ पर लिखूं नेम, वो नेम भी जो है वो ग्रेटिंग वाला नहीं लेगा, वो तो टूल के अंदर वाला लेगा, क्योंकि आपने टूल को ही नाम दे दिया है। क्योंकि मुझे स्ट्रिंग में लिखना है, तो इस ग्रीटिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाई टूल, इस तरह करके जी देखते सर, हैं। लेकिन और अब मैं जाकर इसे सेंड करता हूँ। तो जो मेरे पास जवाब आया, देखें उसका नाम ही चेंज हो गया, हाई टूल बन गया। वो पहले ग्रीटिंग हाई था। टू बनेगा। यस। देखे ना? मतलब ये कि हमारे टूल के अंदर लिखने वाला नेम और जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और वही आता है अगर आप उसके फंक्शन में नहीं दे रहे। जी, ऐसा ही है। अच्छा, तो हम आ गए वापस इस कोड में, इनकी रिपॉजिटरी में। और रिपॉजिटरी के अंदर डिफाइनिंग टूल तो हो गया हमारा।